नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। इंसान कैसे सोचता है, कैसे महसूस करता है, उसका बर्ताव कैसा होता है। हम्म। हमारे पास रॉबर्ट ग्रीन की जो मशहूर किताब है द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, उस पर आधारित एक लेख के कुछ हिस्से हैं। हाँ, बहुत पावरफुल किताब है। बिल्कुल। ग्रीन की पिछली किताब थी द 48 लॉज ऑफ पावर, वो तो खैर काफी चली थी। लेकिन कहते हैं कि ये वाली जो किताब है द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, ये उनके काम का निचोड़ है, एकदम शिखर। सही कहा। एक तरह से ज्यादा गहरी है तो ये। आज की इस चर्चा का मकसद यही है कि इस लेख से वो आइडियाज निकालें जो हमें ये समझने में मदद करें कि लोग असल में कैसे काम करते हैं। बिल्कुल। और ये समझना सिर्फ दूसरों के साथ रिश्ते बेहतर बनाने के लिए जरूरी है, बल्कि ये खुद को जानने का भी एक, आप कह सकते हैं, बहुत शक्तिशाली जरिया है। अच्छा, खुद को जानने का। हाँ, क्योंकि हम सब भी तो इन्हीं नियमों के दायरे में काम करते हैं ना, चाहे हमें पता हो या ना हो। तो इन पैटर्न्स को पहचानना पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में बहुत काम आ सकता है। सही बात। और यहाँ नियम मतलब कोई पत्थर की लकीर नहीं है ना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बस सदियों से देखे गए इंसानी व्यवहार के पैटर्न हैं, प्रवृत्तियां हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेख में जो सबसे पहली और शायद सबसे बुनियादी बात है वो है अपनी भावनाओं पर, अपने इमोशंस पर काबू पाना। मास्टर योर इमोशंस। हाँ, हम सब खुद को बड़ा तर्कसंगत, लॉजिकल मानना पसंद करते हैं, लेकिन ग्रीन का मानना है, और ये लेख भी वही कहता है, कि हमारे ज्यादातर फैसले असल में भावनाओं की लहरों पर चलते हैं। ये बिल्कुल सही है। इसे ग्रीन अपनी किताब में तर्कहीनता का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ इरैशनैलिटी। अच्छा। ये एक तरह का, आप कह सकती हैं, डिफॉल्ट मोड है हमारा। हम महसूस पहले करते हैं और फिर उस भावना को सही ठहराने के लिए तर्क गढ़ते हैं। हाँ, ये तो होता है। डर या जलन जैसी तेज भावनाएं हम पर हावी हो जाती हैं। और हम रिएक्ट कर देते हैं। एग्जैक्टली। बिना सोचे समझे। और वहीं पे गलतियां होती हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ गुस्सा या डर जैसी नेगेटिव भावनाएं ही नहीं है, बल्कि शायद बहुत ज्यादा उत्साह या क्या कहते हैं, लगाव भी हमें गलत दिशा में ले जा सकता है। हाँ बिल्कुल, आपने एकदम सही पकड़ा। मतलब भावनाएं हमें एनर्जी तो देती हैं, पर वो गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर की तरह नहीं होनी चाहिए, है ना। बिल्कुल। अत्यधिक पॉजिटिव भावनाएं भी हमें रियलिटी से दूर ले जा सकती हैं। हाँ। हमें ऐसे रिस्क लेने पर मजबूर कर सकती हैं जो शायद ठीक ना हो। कुंजी है भावनात्मक आत्मनियंत्रण, इमोशनल सेल्फ कंट्रोल। और इसका मतलब भावनाओं को दबाना नहीं है। तो फिर क्या है? उन्हें पहचानना, समझना और फिर ये तय करना कि उन पर कैसे प्रतिक्रिया देनी है। वो जो एक ठहराव होता है ना, पॉज। हाँ, वो पॉज जो आप तीव्र भावना और अपनी प्रतिक्रिया के बीच लाते हैं, वही असल शक्ति है। ये इमोशनल अवेयरनेस बढ़ाने जैसा है। ये ठहराओ, ये तो प्रैक्टिस की बात लगती है। आसान नहीं होगा शुरू में। बिल्कुल नहीं, वक्त लगता है इसमें। तो भावनाओं पर काबू पाने की बात हमें खुद को अंदर से समझने में मदद करती है, लेकिन दूसरों को समझने के लिए हमें अक्सर उनके बाहरी दिखावे के पार देखना पड़ता है। सही। यहीं पर ग्रीन की दूसरी अहम बात सामने आती है, जैसा लेख में बताया गया है, लोगों के मुखौटे पहचानने की कला, सीइंग बियॉन्ड द मास्क। हाँ, इसे ग्रीन भूमिका निभाने का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग। हाँ, समाज एक मंच की तरह है और हम सब अलग अलग वक्त पर अलग अलग किरदार निभाते हैं। लोग अक्सर वो चेहरा दिखाते हैं जो उन्हें लगता है कि सामाजिक रूप से एक्सेप्टेबल होगा या उनके मकसद को पूरा करेगा। मतलब जो वो कह रहे हैं। जरूरी नहीं कि वो महसूस कर रहे हों या चाहते हों, उसमें फर्क हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें हर किसी पर शक करना चाहिए। ये तो थोड़ा मतलब निराशाजनक लगता है। नहीं नहीं, शक करना नहीं, बल्कि जागरूक होना, अवेयर रहना। ओके। ये समझना कि लोग मुखौटे क्यों पहनते हैं, हमेशा इसका मतलब धोखा देना नहीं होता। कई बार ये अपनी इनसिक्योरिटीज को छुपाने का तरीका होता है। हाँ, या किसी सिचुएशन में फिट होने की कोशिश। बिल्कुल। जैसे एक डॉक्टर अपने मरीज के सामने शांत और नियंत्रित रहता है, भले ही वो अंदर से शायद चिंतित हो, है ना। सही। या एक लीडर अपनी टीम के सामने कॉन्फिडेंस दिखाता है, भले ही उसे खुद कुछ डाउट्स हो। ये भी तो भूमिका निभाना है। तो महत्वपूर्ण यह है कि हम शब्दों के पीछे देखें, पर वो कैसे करें? हाँ, यहीं पर स्किल की बात आती है। लेख इशारा करता है कि बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के भाव, आवाज का लहजा और व्यवहार के पैटर्न पर ध्यान देना जरूरी है। बिल्कुल। इसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को पढ़ना कहते हैं। क्या किसी की मुस्कान आंखों तक पहुंच रही है? क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज उनकी शब्दों से मैच कर रही है? अच्छा।
क्या उनके व्यवहार में कोई ऐसा पैटर्न है जो बार बार दिखता है? ये छोटी छोटी चीजें अक्सर वो कहानी बता देती हैं जो शब्द नहीं कह रहे होते। तो ये एक तरह का हुनर है जिसे सीखना पड़ता है। हाँ, और जब हम इस हुनर को थोड़ा मांझ लेते हैं तो हम लोगों के असली इरादों और भावनाओं को बेहतर भांप पाते हैं। इससे न सिर्फ हम धोखे से बच सकते हैं, बल्कि रिश्तों को ज्यादा गहराई से समझ भी पाते हैं। कौन सच बोल रहा है, कौन नहीं, कौन क्या छुपा रहा है। ठीक है। तो लोगों के मुखौटे पहचानने की ये बात हमें सीधे उनके असल इरादों तक ले जाती है। और जैसा लेख बताता है, अक्सर ये इरादे उनके अपने फायदे, उनके सेल्फ इंटरेस्ट से जुड़े होते हैं। हाँ, यहीं पर ग्रीन का तीसरा अहम विचार आता है। इंसान स्वाभाविक रूप से आत्महित या सेल्फ इंटरेस्ट से प्रेरित होता है। हाँ, ये शायद सबसे बुनियादी मानव प्रवृत्तियों में से एक है। ग्रीन इसे आत्ममुग्धता का नियम यानी लॉ ऑफ नार्सिसिज्म के ब्रॉडर फ्रेमवर्क में रखते हैं। नार्सिसिज्म मतलब सब नार्सिसिस्ट होते हैं? नहीं, उस तरह से नहीं। मतलब ये कि हम सब में थोड़ी बहुत आत्ममोह की भावना होती ही है। हम दुनिया को अपने नजरिए से देखते हैं, अपनी जरूरतों और इच्छाओं को प्राथमिकता देते हैं। यहाँ तक कि जब हम किसी की मदद करते हैं या परोपकार करते हैं, उसके पीछे भी अक्सर कहीं ना कहीं शायद अवचेतन में आत्मसंतुष्टि या सामाजिक मान्यता की इच्छा छिपी हो सकती है। पर क्या ये कहना थोड़ा ज्यादा नेगेटिव नहीं हो गया कि हर चीज स्वार्थ पर आधारित है? दोस्ती, प्यार, क्या ये सब भी? देखिए, इसे नेगेटिव या पॉजिटिव के चश्मे से देखने के बजाय शायद एक हकीकत के तौर पर देखना ज्यादा उपयोगी है। अच्छा। ये इंसान के सर्वाइवल मैकेनिज्म का हिस्सा है। हम पहले अपना सोचते हैं। समस्या तब होती है जब ये आत्महित दूसरों के नुकसान की कीमत पर साधा जाए या जब ये जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए, एक्सट्रीम हो जाए। लेकिन इस बुनियादी प्रवृत्ति को समझना हमें ज्यादा यथार्थवादी बनाता है, रियलिस्टिक। तो लेख में जो सलाह दी गई है कि अगर आप किसी से कुछ करवाना चाहते हैं तो ये दिखाना जरूरी है कि इसमें उनका क्या फायदा, ये इसी पर आधारित है। बिल्कुल। नैतिकता या दोस्ती की दुहाई देने से ज्यादा असरदार अक्सर ये होता है कि आप सामने वाले को उसके फायदे की बात समझाएं। ये ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच है। यानी लोगों के सेल्फ इंटरेस्ट को अपील करना एक व्यवहारिक रणनीति है। हाँ, जब हम ये मान लेते हैं कि ज्यादातर लोग अपने हितों से चलते हैं तो शायद हम आपसी व्यवहार में कम निराश होंगे और ज्यादा प्रभावी ढंग से बातचीत कर पाएंगे। विन विन सिचुएशन खोजने में मदद मिल सकती है। ये समझ हमें कड़वा नहीं बल्कि ज्यादा समझदार बनाती है। समझदार, ठीक है। और जब हम ये समझ जाते हैं कि लोग अपने फायदे के लिए प्रेरित होते हैं तो ये देखना भी आसान हो जाता है कि दूसरों की सफलता या खुशी उनमें कौन सी भावना जगा सकती है। अच्छा। और यहीं पर लेख में बताई गई चौथी बात यानी ईर्ष्या, एनवी की ताकत सामने आती है। हाँ, ईर्ष्या। लेख कहता है ये सबसे छिपी हुई लेकिन सबसे जहरीली भावनाओं में से एक है। लोग इसे कभी खुलकर जाहिर नहीं करते। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ईर्ष्या को मानना अपनी कमी या इनसिक्योरिटी को मानने जैसा है। हाँ, वो कौन मानना चाहेगा? कोई नहीं चाहता आसानी से। इसीलिए ये अक्सर दोस्ती, तारीफ या चिंता के मुखौटे के पीछे छिपी रहती है। अच्छा, मतलब तारीफ के पीछे भी? हाँ, कोई आपकी सफलता पर आपको बधाई तो देगा, जोर शोर से देगा शायद, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज या बात का व्यवहार कुछ और कहानी कह सकता है। ये अंदर ही अंदर सुलगती रहती है और रिश्तों को तबाह कर सकती है। तो लेख की सलाह है कि अपनी कामयाबियों का बहुत ज्यादा ढिंढोरा ना पीटें और उन लोगों से थोड़ा सावधान रहें जिनसे आपको ईर्ष्या की भू आती हो। पर इसे पहचाने कैसे जब इतनी छिपी हुई होती है? ये तो मुश्किल है। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। कुछ सूक्ष्म संकेत हो सकते हैं, क्लूज। जैसे जरूरत से ज्यादा या झूठी तारीफ, थोड़ी बिटर स्वीट किस्म की, पीठ पीछे हल्की बुराई या कटाक्ष, आपकी सफलताओं को कम आंकना या उन्हें किस्मत का नतीजा बताना। अच्छा। या जब आप किसी मुश्किल में हो तो उनकी आंखों में एक हल्की सी चमक देखना, वो जिसे कहते हैं ना शार्डनफ्रॉइड। या फिर वही बात आती है ध्यान से ऑब्जर्व करना। बिल्कुल। शब्दों से ज्यादा व्यवहार और बॉडी लैंग्वेज पर गौर करना, लगातार पैटर्न देखना, ये सब ईर्ष्या के छिपे हुए संकेत हो सकते हैं। ये तो वाकई गहरी और थोड़ी बेचैन करने वाली बात है। खैर, चलिए अब पांचवी शिक्षा पर आते हैं जो लेख में है, लोगों में ड्रामा खींचने की प्रवृत्ति। ओह हाँ, ड्रामा क्वींस एंड किंग्स। हाँ, कुछ लोग मानो अपनी जिंदगी में लगातार किसी न किसी नाटक या कहानी के केंद्र में बने रहना चाहते हैं। हाँ, ऐसे लोग आपको जरूर मिले होंगे। उनकी जिंदगी में हमेशा कोई ना कोई संकट, कोई विवाद, कोई बड़ी इमोशनल उथल पुथल चलती रहती है। वे छोटी सी बात का बतंगड़ बना देते हैं। क्यों करते हैं ऐसा?
ग्रीन के अनुसार ये अक्सर ध्यान खींचने, अटेंशन सीकिंग या सहानुभूति बटोरने का तरीका होता है, अच्छा। या बस अपनी बोरिंग जिंदगी में कुछ मसाला डालने का एक तरीका। उन्हें इस ड्रामे से एक तरह की एनर्जी मिलती है, एक रश मिलता है। और लेख की सलाह है कि ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखना ही बेहतर है, बिल्कुल। क्योंकि वे आपकी मानसिक शांति और ऊर्जा दोनों चूस लेते हैं। हाँ, ये ड्रामा मैग्नेट अक्सर नेगेटिविटी फैलाते हैं। वो आपको अपनी कहानियों में उलझा लेते हैं, आपसे साइड लेने की उम्मीद करते हैं और माहौल को टेंस बना देते हैं। उन्हें पहचानना और उनसे एक हेल्दी इमोशनल डिस्टेंस बनाए रखना जरूरी है, वरना आप भी उनके खत्म न होने वाले नाटक का हिस्सा बन जाएंगे। तर इसका असर सिर्फ पर्सनल रिश्तों पर ही नहीं पड़ता होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरे ग्रुप या टीम की डायनामिक्स को भी खराब कर सकते हैं ये। ठीक है, तो इन थोड़ी कह सकते हैं भारी बातों के बाद अब कुछ सकारात्मक पहलू पर आते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेख में छठी शिक्षा के तौर पर सहानुभूति, एम्पैथी की शक्ति का जिक्र है। एम्पैथी। कहा गया है कि लोगों के दिल और दिमाग तक पहुंचने के लिए उन्हें समझना जरूरी है, और सहानुभूति इसका सबसे कारगर रास्ता है। सहानुभूति यानी खुद को दूसरे के जूते में रखकर दुनिया को उसके नजरिए से देखने और महसूस करने की कोशिश करना। ये सिर्फ मुझे तुमसे हमदर्दी है कहने से कहीं ज्यादा गहरा है। ये वाकई में समझने की कोशिश है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है और क्यों कर रहा है। और जब हम ऐसा कर पाते हैं तो विश्वास पनपता है, कनेक्शन बनता है। ये अच्छी लीडरशिप, गहरी दोस्ती और मजबूत रिश्तों की बुनियाद है। और लेख कहता है कि इसका तरीका है ध्यान से सुनना, लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग। हाँ, एक्टिव लिसनिंग। सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए सुनना और कोशिश करना कि हम सामने वाले के नजरिए को समझ सकें, भले ही हम उससे सहमत ना हो। ये सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल है। हाँ, खासकर जब भावनाएं तीव्र हों या मतभेद गहरे हों। बिल्कुल। ये एक स्किल है जिसे लगातार प्रैक्टिस करना पड़ता है, लेकिन इसके फायदे बहुत हैं। एम्पैथी हमें कॉम्प्लेक्स सोशल सिचुएशंस को बेहतर ढंग से नेविगेट करने में मदद करती है। ये हमें समझाती है कि लोग उस तरह से व्यवहार क्यों कर रहे हैं जिस तरह से वे कर रहे हैं। अब यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है जिसका इशारा ग्रीन भी करते हैं। क्या आत्महित और सहानुभूति एक साथ चल सकते हैं? सेल्फ इंटरेस्ट और एम्पैथी? अच्छा, हाँ, ये तो विरोधाभासी लगता है। पर ग्रीन का मानना है कि हाँ, चल सकते हैं। सहानुभूति का इस्तेमाल रणनीतिक रूप से भी किया जा सकता है। रणनीतिक रूप से कैसे? जब आप दूसरों को बेहतर समझते हैं, उनकी जरूरतों को, उनकी भावनाओं को, तो आप उनके साथ ज्यादा प्रभावी ढंग से जुड़ सकते हैं। आप उनकी जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर सकते हैं, जो अंततः आपके अपने हितों को साधने में भी मदद कर सकता है। इट्स नॉट मैनिपुलेशन, इट्स अंडरस्टैंडिंग। ये एक बहुत गहरा विचार है, सहानुभूति का रणनीतिक इस्तेमाल। ओके, अब आते हैं लेख में बताई गई 7वीं और शायद सबसे बुनियादी शिक्षा पर। मानव स्वभाव अटल है। ह्यूमन नेचर इज परमानेंट। हाँ। यानी इंसान की जो बुनियादी प्रवृत्तियां हैं, लालच, डर, गुस्सा, प्यार, ईर्ष्या, समूह में रहने की इच्छा वगैरह, ये बदली नहीं है और शायद कभी बदलेंगी भी नहीं। ये एक बहुत ही सोबरिंग, गंभीर एहसास कराता है, लेकिन ये महत्वपूर्ण भी है। Exactly. आप इतिहास देख लीजिए, हजारों साल का। सही। तकनीक बदल गई, समाज बदल गया, सभ्यताएं बनी और मिटी, लेकिन इंसान की बुनियादी फितरत, उसकी कोर भावनाएं और ड्राइव्स कमोबेश वही हैं। ग्रीन कहते हैं कि इस सच्चाई को स्वीकार करना हमें अवास्तविक उम्मीदों से बचाता है। हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि लोग अचानक पूरी तरह से तर्कसंगत, निस्वार्थ या ईर्ष्या मुक्त हो जाएंगे। तो फिर रणनीति क्या है? अगर ये स्वभाव बदलेगा नहीं तो हम क्या करें? लेख इशारा करता है कि इन प्रवृत्तियों को नकारने या दबाने की कोशिश करने के बजाय उन्हें समझना, उन्हें समझना और हो सके तो उन्हें सकारात्मक दिशा देना ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल। जैसे इंसान में आक्रामकता की प्रवृत्ति होती है, ग्रीन इसे आक्रामकता का नियम, लॉ ऑफ अग्रेशन कहते हैं। इसे दबाने के बजाय क्या इसे महत्वाकांक्षा, एम्बिशन या कंपटीशन या कुछ क्रिएटिव करने की ऊर्जा में बदला जा सकता है? अच्छा पॉइंट है। इसी तरह ग्रीन मृत्यु के नियम, लॉ ऑफ मॉर्टैलिटी की बात करते हैं। ये एहसास कि हमारा समय सीमित है। हाँ। इस एहसास से डरने के बजाय
क्या इससे जीवन को ज्यादा मीनिंगफुल ढंग से जीने, अपनी प्रायोरिटीज तय करने और हर पल की कीमत समझने की प्रेरणा में बदला जा सकता है? मानव स्वभाव के इन स्थायी पहलुओं को समझना और स्वीकार करना हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार करता है। तो कुल मिलाकर, जैसे कि स्रोत लेख संक्षेप में बताता है, रॉबर्ट ग्रीन के इन विचारों को समझने के कई प्रैक्टिकल फायदे हो सकते हैं। हाँ, कई। हम लोगों को बेहतर ढंग से पढ़ सकते हैं, धोखे से बच सकते हैं, अपने रिश्तों और काम में ज्यादा सोच समझकर फैसले ले सकते हैं, अपनी भावनाओं पर बेहतर नियंत्रण पा सकते हैं और शायद बेहतर लीडर भी बन सकते हैं। निश्चित रूप से। और इन लाभों को असल जिंदगी में उतार पाना ही इस ज्ञान का असली मकसद है। ये सिर्फ बौद्धिक व्यायाम नहीं है। सही कहा। तो इस चर्चा का सार यही निकलता है कि रॉबर्ट ग्रीन की किताब पर आधारित ये लेख हमें मानव स्वभाव की जटिल, कभी-कभी असुविधाजनक लेकिन सच्ची तस्वीर दिखाता है। अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स। हाँ, और ये सिर्फ पढ़ने या जानने की बात नहीं, बल्कि इन सच्चाइयों को अपने रोजमर्रा के जीवन में लागू करने का एक न्योता है। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि इन नियमों को जानना हमें सनकी या निराशावादी, सिनिकल बनाने के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये हमें दुनिया की सामाजिक हकीकतों को ज्यादा स्पष्टता से देखने में मदद करता है, क्लैरिटी लाता है। हाँ, ये आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने का भी एक जरिया है, क्योंकि हम खुद भी तो इन्हीं नियमों से चलते हैं। सही बात। अगर सही नीयत और समझ के साथ इस्तेमाल किया जाए तो ये जानकारी हमें ज्यादा प्रभावी, ज्यादा समझदार और शायद थोड़ा ज्यादा क्षमाशील भी बना सकती है। दूसरों के प्रति भी और खुद के प्रति भी। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ हम आज की चर्चा को समाप्त करते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जो स्रोत की भावना पर आधारित है। ये जानते हुए कि हम सबके अंदर रॉबर्ट ग्रीन द्वारा बताई गई ये गहरी, कभी-कभी चुनौतीपूर्ण प्रवृत्तियां मौजूद हैं, हमारी अपनी जिम्मेदारी क्या बनती है? हम अपने स्वभाव के इन पहलुओं को कैसे प्रबंधित करें ताकि हम न सिर्फ अपना भला कर सकें, बल्कि अपने आसपास के समाज के लिए भी कुछ सकारात्मक योगदान दे सकें?